हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। चलिए आज स्टार्ट करते हैं विलियन का अगला लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। तो देखिए, विलियन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। यहाँ पे मैं परिभाषा लिख रहा हूं, विलियन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, गुणधर्म कहलाते हैं। और ये चार प्रकार के होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और चौथा है, लास्ट है परासरण दाब, परासरण दाब। ये चार टॉपिक आते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म में, जिसमें आज हम कवर करेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। केवल इसी टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन होगा। ये तीन टॉपिक अगले 3 लेक्चर में मैं खत्म करूंगा। इसको एक लेक्चर, इसको एक लेक्चर और इसको मैं एक लेक्चर, तीनों का परमानेंट एक एक लेक्चर में लेके आऊंगा। तो आज फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और इसकी सहायता से हम समझेंगे कि यह किस प्रकार से विलय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो देखिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन मतलब होता है कमी, अवनमन मतलब होता है, सीधा सा तात्पर्य है कमी। किसमें कमी? वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी। अब इसको समझते हैं कि वाष्प दाब में कमी कैसे आती है। देखिए, जब कोई हमारे पास ऐसा कोई द्रव होगा जो वाष्प बनकर उड़ता होगा, ये द्रव में वाष्प बनकर उड़ने की कैपेसिटी इसमें पाई जाएगी, वाष्पशील होगा। ये कोई द्रव होगा जो कि वाष्पशील होगा। अब ऐसे कौन कौन से द्रव होते हैं जो वाष्पशील होते हैं? तो इसका उदाहरण है वाटर, C2H5OH एथेनॉल, CH3OH मिथेनॉल, इसके अलावा C6H6 जिसको हम बेंजीन कहते हैं। ये सारे के सारे वाष्पशील द्रव हैं जो वाष्प बनकर उड़ते हैं। ठीक है, ये वाष्पशील द्रव है, वाष्प बनकर उड़ते हैं, तो इनका कुछ ना कुछ तो वाष्प दाब होगा। ठीक है, अब हम इस द्रव में ऐसा कोई पदार्थ मिलाएंगे जो कि अवाष्पशील हो, अवाष्पशील हो, अर्थात हम ठोस मिलाएंगे, इस द्रव में कोई ठोस मिलाएंगे। अब ऐसे कौन कौन से ठोस हैं जो अवाष्पशील होते हैं? तो मैं बता दूं आपको, यहां पर मैं बात करूंगा शुगर का, या मैं कहूं ग्लूकोज, उसके अलावा हमारा सुक्रोज, सरकार इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा ग्लूकोज, सुक्रोज,
चीनी, शुगर, इनकी हम बात करेंगे। ये ऐसे ठोस होते हैं जो कि अवाष्पशील होते हैं। साथ ही साथ देखिए ये सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह जलीय विलयन में करने के लिए उत्तरदायी नहीं होते। इसको तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। फिलहाल इतना जानिए कि ये अपने जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करने में उत्तरदायी नहीं होते हैं, इन्हें हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इन्हीं ठोसों को हम इस वाष्पशील द्रव में मिलाएंगे, जिसके कारण इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। उसी को हम कहेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या कमी। क्लियर है? इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए इसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो इसके लिए मैं इन सभी को मैं मिटा देता हूं और आप लोग अच्छे से हेडिंग डाल देंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो जनरली क्या होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आप लोग हेडिंग डालेंगे। आपेक्षिक अवनमन। यहां पर देखिए क्या होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। मैंने कहा कोई ऐसा द्रव लेना है, अर्थात विलायक लेना है जो कि वाष्पशील हो, वाष्पशील हो। इसे मैं ए से डिनोट करता हूं, इसे मैं ए से डिनोट करता हूं। तो यहां पर क्या होगा, ये द्रव है वाष्पशील, ठीक है, इसको मैंने ए से डिनोट किया। अब यहां पर क्या होगा, इस द्रव के पार्टिकल सारे के सारे ए अणु हैं, ए प्रकार के अणु हैं सारे के सारे, तो मैंने यहां पर ए लिखा। ये सारे के सारे वाष्प बनकर उड़ेंगे इस प्रकार से, वाष्प बनकर उड़ेंगे। तो ये द्रव चूंकि वाष्पशील है और वाष्प बनकर उड़ रहे हैं, तो यहां पर जो वाष्प दाब होगा मैं उसे पी नॉट ए से डिनोट करूंगा। पी नॉट ए, जिसे हम कहते हैं शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यदि इस द्रव में बी अणु को मैं मिला दूं, इस द्रव में बी अणु मिलाऊं जो कि अवाष्पशील है, जो अवाष्पशील है, तो अब क्या होगा, जब मैं बी अणु को मिलाऊंगा यहां पर, तो इस पात्र में जो सतही क्षेत्रफल है वहां पर ए अणु तो आएंगे, लेकिन ए अणु के साथ साथ बी अणु भी रिप्लेस हो जाएंगे, ए अणु के साथ साथ बी अणु भी रिप्लेस हो जाएंगे और नीचे आ जाएगा ए अणु। तो चूंकि बी अणु अवाष्पशील है, ये क्या है, विलय है, विलय, विलय है, जिसे मैं बी से डिनोट किया हूं। जब यह अवाष्पशील है, इसको जब मैंने वाष्पशील द्रव में मिलाया तो बी के अणु भी सतह पर आ गए, ऊपरी सतह पर आ गए इस प्रकार से। तो अब ये क्या करेंगे, बी अणु ए अणु को वाष्प बनकर उड़ने नहीं देंगे। जो यहां पर वाष्पन की क्रिया हो रही थी, इससे कम वाष्पन की क्रिया यहां पर होगी, ठीक है। यहां पर वाष्प बनकर उड़ेगा, लेकिन केवल ए के अणु तो बाहर निकलेंगे, लेकिन इसकी तुलना में यहां वाष्पन की क्रिया कम होगी, अर्थात वाष्पन क्रिया में कमी आ गई। और यहां पर जो वाष्प दाब कहते हैं उसे हम पी से नोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब कहते हैं। और इन दोनों में आप हमेशा याद रखना पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए होगा, हमेशा इस रिलेशन को याद रखना। क्योंकि यहां पर जितने भी ए अणु हैं वो सारे के सारे वाष्प बनकर उड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि यहां पर बी अणु आ जाने के कारण सारे के सारे ए अणु
वाष्प बनकर नहीं उड़ पा रहे हैं, इसलिए P नॉट A इज ग्रेटर देन PA। ठीक है, अर्थात शुद्ध द्रव का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। अब इसके संबंध में राउल्ट ने एक नियम दिया था, याद रखिए प्रीवियस क्लास में हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था, जिसमें हमने बात किया था PA इक्वल टू P नॉट A XA। यही तो हमने राउल्ट के नियम में पढ़ा था। किसके लिए राउल्ट का नियम? ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ा था। ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ा था। राउल्ट ने भी तो यही कहा था कि द्रव में जब किसी वाष्पशील ठोस को मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। राउल्ट ने भी यही कहा था और ये रिलेशन दिया था राउल्ट ने इस ठोस द्रव विलयन के लिए। इसके अलावा हेनरी ने भी तो एक नियम दिया था, PA इक्वल टू K। हेनरी कांस्टेंट K H से डिनोट करते हैं और देन XA, ये है हेनरी कांस्टेंट। उसने भी तो यही बताया था और मैंने आपको बताया था कि एक निश्चित ताप एवं दाब पर एक निश्चित कंडीशन में P0A KH के बराबर हो जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था हेनरी के नियम में। क्लियर है इतनी बात? तो आई होप कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किस प्रकार से होता है आपने जान गया। अब हम इसका गणितीय रूप निकालेंगे, गणितीय रूप। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब गणितीय रूप भी आप इस राउल्ट के नियम से आसानी से निकाल सकते हैं। इस राउल्ट के नियम से इसका गणितीय व्यंजक आसानी से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालते हैं देखिए, इसको मैं मिटाता हूं, आप कॉपी में नोट कर लेंगे। अब इसका गणितीय रूप कैसे होगा बड़े ही ध्यान से देखिएगा। देखिए गणितीय रूप कैसे होगा। हम जानते हैं राउल्ट के नियम से, हम जानते हैं कि राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से PA इक्वल टू P नॉट A X। ठीक है, राउल्ट का नियम यहां फॉलो होगा, इतना तो आप जान गए। ये क्या है? PA क्या है मैंने अभी बताया था, विलयन का वाष्प दाब, शुद्ध घटक का वाष्प दाब। और ये क्या है? A का मोल प्रभाज, यही मैंने बताया था। और मोल प्रभाज XA इक्वल टू होता है A के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, ये फार्मूला होता है। यदि यहां पर XB आता तो XB इक्वल टू NB अपन NA प्लस NB ये होता। ठीक है, मोल प्रभाज मैंने आपको पढ़ा के रखा है, पढ़ा लिया है। ठीक है, मोल प्रभाज तो अधिक घबराने की जरूरत नहीं है, उसको आप पढ़ लेंगे मोल प्रभाज क्या है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, हम जानते हैं XA प्लस XB इक्वल टू 1। मोल प्रभाज का मान, योग का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहां से मैं XA इक्वल टू 1 माइनस XB कर सकता हूं, 1 माइनस XB कर सकता हूं। तो इस वैल्यू को आप यहां पर पुटअप कर देंगे। तो जब पुटअप करेंगे तो PA इक्वल टू P0A 1 माइनस XB मान हो जाएगा। हम गणितीय व्यंजक निकाल रहे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का, तो PA इक्वल टू P0A 1 माइनस XB, देन PA इक्वल टू P0A माइनस P0A XB। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? गुणा कर दिया मैंने, इसका इसके साथ गुणा कर दिया, तो गुणा करने पर ये आएगा P0A माइनस P0A XB। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करो, पक्षांतर करेंगे तो P0A XB इक्वल टू P नॉट A माइनस PA। पक्षांतर करने पर ये आएगा। अब देखो यहां पर फिर पक्षांतर कर दीजिए, XB इक्वल टू P नॉट A माइनस PA अपन P नॉट A। ये आएगा हमारा। इसी को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इसी को बोला जाता है, यही इसका फार्मूला है।
क्योंकि देखिए पी नॉट एक शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है और इसमें विलयन का वाष्प दाब घट रहा है, उतनी कमी आ रही है इसमें। तो ये जो टर्म आया है यही जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को इंगित करता है। क्लियर है? अब देखिए सवाल यह है कि हमने जब बी के मॉलिक्यूल को मिलाया, अवाष्पशील ठोस को मैंने जब द्रव में मिलाया तो उसका अणुभार कितना है। मतलब ये तो मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज दिख रहा है कि बी के मोल प्रभाज को हमने मिलाया तो वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी दिख रही है यहाँ पर, लेकिन कितनी मात्रा में मिलाया, उसका अणुभार कितना है। जो अवाष्पशील ठोस है उसका अणुभार कितना है उसको हम लोग निकालेंगे। अर्थात जो भी अवाष्पशील ठोस हमने इस वाष्पशील द्रव में मिलाया है उसके अणुभार की गणना हम करेंगे। अब इस फार्मूले की सहायता से हम किस प्रकार से अणुभार की गणना करेंगे थोड़ा देखिए। तो अणुभार की हमको गणना करना है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अणुभार की गणना हमें करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे देखिए, यहां पर देखिए XB इक्वल टू P0A माइनस P/P0A है। अब देखिए यहाँ पर XB का मान मैंने बता रखा है NB/NA प्लस NB। ये मोल प्रभाज B का मोल प्रभाज है और B के मोल प्रभाज का फार्मूला B के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या होती है, ये इसका फार्मूला है। इसके अलावा एक फार्मूला अब और याद रखेंगे आप, Na इक्वल टू होता है WA/Ma। ये भी फार्मूला याद रखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट से है, ये मोल कॉन्सेप्ट से। और NB इक्वल टू होता है WB/MB। ये दोनों फार्मूले भी याद रखेंगे, अभी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ये सारे फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को अभी पुटअप करना है, वैल्यू को यहाँ पर रखनी है, तभी जो है अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो ये फार्मूला ये वाला फार्मूला सारा याद रखेंगे। तो हमारे पास वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला निकल आया है। अब इसकी सहायता से हमें अणुभार की गणना करनी है, तो किस प्रकार से करेंगे देखिए। फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, फार्मूला जब बता दिया है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P0A माइनस PA/P0A इक्वल टू XB। ये जो है इसको मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। अब XB का मान क्या होता है, ये होता है NB P0A माइनस PA/P0A इक्वल टू XB का मान है NB/NA प्लस NB, ये है। अब हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व कीजिए इसी को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो P0 या लिख रहा हूं यहां पर P0A माइनस PA/P0A इक्वल टू NB का मान क्या है, ये है WB/MB, WB/MB अपन NA का मान क्या है, WA/MA, तो WA/MA देन आएगा प्लस WB/MB। इस मान को हमने रख दिया यहां पर। जब मैंने यहां पर रख दिया, हम जानते हैं कि P0A इज ग्रेटर देन PA। इसका मतलब क्या समझे कि मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि WA अर्थात NA इज ग्रेटर देन NB। इसको आप एजम्पशन करना है, ठीक है। इस चीज को आप एजम्पशन करना है, अर्थात A के मोलों की संख्या ग्रेटर है B के मोलों की संख्या की। जब A की मोलों की संख्या B के मोलों की संख्या से अधिक है तो मैं NB को मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूं,
नेग्लिजिबल, शून्य मान सकता हूं। जब शून्य मानूंगा तो ये वाला टर्म को मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ। ये जो नीचे में WB/MB है उसको मैं जब नेग्लिजिबल मान रहा हूं तो ये टर्म यहां से गायब होगा और फार्मूला क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व कर रहा हूं, या P0A अपन -PA/P0A इक्वल टू WB/MB अपन WA/MA, ये हो जाएगा फार्मूला, है ना। अब देखिए इसको और आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेग्लिजिबल तो मानना ही है, अब थोड़ा सा बचा है, इसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे। इतना सॉल्व करने के बाद इस भाग को मैं गुणा के रूप में ले आता हूं, इस भाग को मैं गुणा के रूप में ले आऊंगा तो P0A माइनस PA/P0A इक्वल टू WB/MB इंटू WA/MA, ये हो जाएगा WA/MA, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें अणुभार की गणना करनी है, किसके, बी घटक के अणुभार की गणना करनी है। ये वाला वैल्यू हमें निकालना है, तो ये वाला जब वैल्यू यहाँ पर निकलेगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे MB को, तो MB को पक्षांतर किए, ये वाला इधर पक्षांतर होगा, तो फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, MB बराबर यहाँ पर हो जाएगा WB इंटू MA अपन WA इंटू P0A अपन P0A माइनस PA, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। अंतिम फार्मूला यही होगा हमारा। इस फार्मूले की सहायता से हम विलय के अणुभार की गणना कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला एक याद रखें और ये वाला फार्मूला एक याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है टोटली कंप्लीट होता है। आपको फार्मूला निकालने के लिए यहाँ से बोल सकता है, तो इस प्रकार से आपको निकालना है। और इसके प्रीवियस में जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, तो उस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है, तभी आप ये फार्मूला निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।